चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। देखो, नेचुरल रिसोर्सेस में हमने मेन रिसोर्सेस अभी तक समझे थे, जिसके अंदर हमने एयर के बारे में, वाटर के बारे में और सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। और आखिरी पॉइंट हम लोग देख रहे थे कि नेचर में कुछ बायो जियो केमिकल साइकिल्स, मतलब नेचर की कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स। नेचर में काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो एक साइकिल की तरह जो है वो नेचर में चलते रहते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में से यहाँ अर्थ पर या लिविंग थिंग उसका यूज़ करते हैं और यहाँ से फिर से वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो एक साइकिल की तरह नेचर में चलती रहती है। तो ऐसी साइकिल्स हम लोग इस चैप्टर में देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखी वो थी वाटर साइकिल। कल हमने वाटर साइकिल के बारे में समझा था, कैसे यहाँ ज़मीन का पानी वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है और एटमॉस्फेयर में से फिर से बारिश बनकर वही पानी नीचे आता है। तो एक साइकिल की तरह ये पानी वो एटमॉस्फेयर में घूमता ही रहता है ना। जैसे वो एक साइकिल देखी ना, आज एक दूसरा पार्ट देखे तो वो है नाइट्रोजन साइकिल। आज दूसरी साइकिल कौन सी देखेंगे? नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे। समझना ध्यान से। देखो, नाइट्रोजन है ना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन 78% है। 78%। और पता है, ये नाइट्रोजन ऑलमोस्ट हर लिविंग थिंग के लिए ज़रूरी है। हमारे लिए भी कितनी सारी ज़रूरी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, कुछ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन के लिए भी ये नाइट्रोजन ज़रूरी है। काफ़ी ज़रूरी आता है नाइट्रोजन। इवन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी ये नाइट्रोजन ज़रूरी आता है। तो नाइट्रोजन अगर इतना ज़रूरी है, नेचर में है भी ये 78%, काफ़ी ज़्यादा है ये नेचर में। लेकिन इन नाइट्रोजन का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? कैसे हम लोग यूज़ करते हैं? कोई भी लिविंग थिंग नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज़ करता है कि हम ह्यूमंस वो नाइट्रोजन लेते हैं? नहीं ना। हम तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नाइट्रोजन का तो कोई यूज़ ही नहीं है हमें, नहीं है ना। या प्लांट्स प्लांट्स अपना खाना बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो भी नाइट्रोजन का तो यूज़ करते ही नहीं है। तो ये नाइट्रोजन हम तक पहुंचता कैसे है? हमारी बॉडी के अंदर विटामिन, प्रोटीन्स ये सब बनाने के लिए हमारी बॉडी तक ये नाइट्रोजन आता कैसे है? तो ये नाइट्रोजन का कोई भी लिविंग थिंग वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो ये नाइट्रोजन इनडायरेक्टली हर लिविंग थिंग की बॉडी में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? तो अब ये प्रोसेस समझो, कैसे ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से यहाँ यूज़ होता है और फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है। ये साइकिल कैसे चलती है वो समझो। तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस आती है, समझना एक एक ध्यान से, कि इसमें 3 स्टेप हैं, जिनमें पहला स्टेप आता है कि ये नाइट्रोजन है ना, कुछ बैक्टीरियाज की वजह से अर्थ तक पहुँचता है। किसकी वजह से? बैक्टीरियाज की वजह से। समझना कि कुछ राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज होते हैं। कौन सा नाम? राइजोबियम। राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज है ना, वो इस नाइट्रोजन को वो सॉइल के साथ या तो प्लांट्स के रूट्स के साथ मिक्स करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, नाम ध्यान से सुनना, कि राइजोबियम नाम के बैक्टीरियाज होते हैं, वो सॉइल के साथ या तो प्लांट्स के रूट्स के साथ, कुछ प्लांट्स के रूट्स के साथ ये नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं। और फिर वो सॉइल में आया हुआ नाइट्रोजन वो कहाँ तक? प्लांट्स तक पहुँचा ना। सॉइल में आया हुआ नाइट्रोजन ऐसे प्लांट्स तक पहुँचता है, किस? इन बैक्टीरियाज की वजह से। दूसरा अगर कहें ना, तो दूसरा ये आता है कि जब बारिश के मौसम में जब लाइटनिंग होती है, बारिश के मौसम में जब लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है, तो उस लाइटनिंग की वजह से एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है, कि जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड या तो नाइट्रस एसिड बनाता है। और ये एसिड फिर पहुंचता है कहाँ पर? तो सॉइल में, मतलब नीचे ज़मीन तक पहुंचता है बारिश की वजह से। मतलब ये भी एक प्रोसेस है कि जब लाइटनिंग होती है ना, जब बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने की वजह से हवा का जो नाइट्रोजन होता है
वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर पानी में मिक्स होता है, बारिश के पानी में मिक्स होता है। फिर वो बारिश का पानी जब नीचे गिरता है ना, तो उसके साथ मतलब नाइट्रोजन भी नीचे आया और सॉइल तक पहुंचा। और फिर से वही कि उस सॉइल में से ये नाइट्रोजन कहाँ जाता है, तो सॉइल में से नाइट्रोजन जाता है प्लांट्स के पास। सही बात है, समझ आई ये बात। तो ये नाइट्रोजन इस दो तरह से यहाँ अर्थ तक पहुँचता है, एटमॉस्फेयर में से सॉइल में मिक्स होता है। एक तो इन बैक्टीरियाज की वजह से और दूसरा बारिश के मौसम में लाइटनिंग की वजह से। तो सबसे पहले इस साइकिल में स्टेप आता है, वो आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई नाइट्रोजन यहाँ तक आया ना सॉइल में, अर्थ तक पहुँचने के बाद ये नाइट्रोजन वो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है और NH3 या तो NH4 बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एमोनिया। क्या बनाता है वो? एमोनिया बनाता है। इस प्रोसेस को एमोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं ये प्रोसेस को? एमोनिफिकेशन प्रोसेस। कि नेचर का जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन इस तरह से यहाँ तक पहुँचता है। अब जब ये नाइट्रोजन यहाँ तक पहुँचा ना, ये जब एमोनिया बना, तो इस या तो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन का या तो इस एमोनिया का ये प्लांट्स यूज़ करते हैं। बराबर, प्लांट्स ये यूज़ करते हैं कि ये नाइट्रोजन यहाँ तक पहुँचता है, कि प्लांट्स में वो नाइट्रोजन पहुँचा ना, फिर उन प्लांट्स को हम ह्यूमंस खाते हैं या दूसरे एनिमल्स खाते हैं, तो वो प्लांट्स का नाइट्रोजन फिर ह्यूमंस या तो दूसरे एनिमल्स तक पहुँचता है। सही बात है ना। मतलब क्या हुआ सबसे पहले कि नेचर का जो नाइट्रोजन है, वो नेचर का नाइट्रोजन यहाँ प्लांट्स तक पहुँचा। प्लांट्स तक पहुँचने के बाद वो नाइट्रोजन उस प्लांट्स के बाद कहाँ जाता है, तो प्लांट्स के बाद वो जाता है एनिमल्स में। एनिमल्स उन प्लांट्स को खाते हैं, हम लोग जो खाते हैं, तो फिर वो नाइट्रोजन हमारे अंदर भी आया। तो इस तरह से हमारे अंदर भी इनडायरेक्टली ये नाइट्रोजन पहुँचा ना, जो हमारे लिए यूज़फुल है ये। तो इनडायरेक्टली हम तक पहुँचा। उसके बाद ये जो एमोनिया का नाइट्रोजन होता है ना, वो दूसरा नाइट्राइट्स बनाता है। क्या बनाता है? दूसरे केमिकल्स नाइट्राइट्स बनाता है, कि एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ फिर से मिक्स होके कि वो नाइट्राइट्स जैसे वो केमिकल्स बनाता है। और फाइनली कि जब कोई प्लांट्स की डेथ हो जाती है या कोई एनिमल्स की डेथ हो जाती है, समझना कि कोई प्लांट्स या एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है, तो वो डेथ होने की वजह से जो एटमॉस्फेयर के डीकम्पोजर्स होते हैं, जो कुछ बैक्टीरियाज ही हुए जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ये डीकम्पोजर्स वो उन डेड बॉडीज़ में से नाइट्रोजन निकाल कर फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देते हैं। तो ये फिर तीसरी प्रोसेस कहलाती है, वो आती है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? डीनाइट्रिफिकेशन, कि जिससे ये एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती ही रहती है। फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लो, जो मेन पॉइंट है वो खाली ध्यान दो, शॉर्ट में समझ लो। कैसे होता है कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सबसे पहले बैक्टीरियाज की वजह से और इस लाइटनिंग की वजह से ज़मीन के साथ, सॉइल के साथ मिक्स होता है। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर सॉइल के साथ हाइड्रोजन के साथ वो मिक्स होता है या तो वाटर के साथ मिक्स होता है और बनाता है एमोनिया। क्या बनाता है वो? एमोनिया बनाता है। इसे एमोनिफिकेशन कहते हैं। ये जो अर्थ में जो नाइट्रोजन आया, वो नाइट्रोजन फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं, तो वो नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंचा। प्लांट्स में से वो नाइट्रोजन जाता है एनिमल्स में, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, तो वो एनिमल्स में ये नाइट्रोजन जाता है। एनिमल्स में नाइट्रोजन जाए तो उसके बाद जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है, तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं ना, वो उस नाइट्रोजन का फिर से डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। मीन्स कि उन नाइट्रोजन को अलग करके फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है ना, वो कंटिन्यूसली एक साइकिल की तरह चलता ही रहता है ना। सही बात, बराबर। तो देखो ये नाइट्रोजन हमारे लिए इतना ज़रूरी है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन साइकिल समझी ना, उसके बाद हमारा दूसरा आता है पॉइंट, वो है कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल है, ये समझना। देखो कार्बन है ना, कार्बन, सिर्फ कार्बन की बात कर रहा हूँ, वो हमारे अर्थ पे बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, बहुत सारे रूप में हमें ये मिलता है।
कि अगर मेनली कहो ना तो हमारे अर्थ में जो आप लोगों को डायमंड होता है, जो ग्रेफाइट है, उसके अंदर भी कार्बन होता है। डायमंड, ग्रेफाइट, ये भी तो मेन कार्बन से ही बना हुआ है ना। कोल जो है, कोयला है, वो भी कार्बन से ही बना हुआ है। या तो कुछ मिक्सचर की तरह, कुछ कंपाउंड की तरह, जैसे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो भी तो कार्बन ही है ना उसके अंदर। या इसके अलावा कुछ जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर कार्बोनेट, तो या तो फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसके अंदर भी कार्बन ही होता है कि नहीं। या फिर हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इन सब में भी थोड़े या ज़्यादा प्रपोर्शन में कार्बन आया हुआ होता है। सही बात है। इवन अगर प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली यूज़ करते हैं ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के वक्त प्लांट्स को कार्बन डायरेक्टली चाहिए कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली यूज़ करते हैं ना ये। तो उनके अंदर जो फूड रेडी होता है वो भी तो इस कार्बन की वजह से ही रेडी होता है। तो देखा कि ये कार्बन जो है वो हर तरह से हमें यूज़फुल है। आपको पता है कार्बन के बारे में ये कहते हैं कि ये कार्बन वो हमारे नेचर का, हमारे अर्थ का बैकबोन है। बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी है, कि अगर शायद कार्बन ना हो ना तो उसके बिना हमारा अर्थ में कोई भी लिविंग थिंग का रहना पॉसिबल ना हो। इस कार्बन के बिना जितना ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये कार्बन भी हमारे लिए ज़रूरी है। समझ आ रही है बात? तो देखो इस तरह से कार्बन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए ज़रूरी है ही। तो ये कार्बन का ये साइकिल चलता कैसे है, किस तरह से ये कार्बन वो पूरे समझो एनवायरनमेंट में घूमता रहता है। तो कार्बन साइकिल हमें समझ नहीं है ना, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को समझाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल। तो अब हम लोग ये CO2 की साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल समझे। देखो सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे अर्थ तक पहुँचता है। तो सबसे पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नेचर का कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका सबसे पहला यूज़ करते हैं ये प्लांट्स इनका यूज़ करते हैं। कैसे? तो फोटोसिंथेसिस की मेथड से। पता है ना, फोटोसिंथेसिस की मेथड में सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो अपना फूड तैयार करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुँचा ना, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर ये जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, उन ऑक्सीजन का यूज़ फिर ये एनिमल्स करते हैं। कि ये एनिमल्स, हम ह्यूमंस, एनिमल्स, कि ये ऑक्सीजन का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कि जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर का फिर से नेचर में पहुंच जाता है। तो एक तो ये सिंपल मेथड हुई, समझना, एक तो ये सिंपल मेथड हुई कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स से लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन ये एनिमल्स लेते हैं, ये एनिमल्स ऑक्सीजन लेकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो नेचर का कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पहुंचाना। इवन कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स नाइट टाइमिंग में ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात के समय में ये जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उससे भी ये नेचर का कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में मिक्स हो जाता है। ऐसे भी हुआ ना। और दूसरा ऐसे कि ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कि ये जब डेथ हो जाती है ना इनकी, तो प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो वो एनिमल्स ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं, ज़मीन में डट जाते हैं वो, और धीरे धीरे सालों तक उनमें से फॉसिल्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं उनमें से? फॉसिल्स मतलब कि भाई जो इन डेड बॉडीज़ में से, कि प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ में से जो ये मटेरियल बनता है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम्स हैं, ये सब फिर उनमें से कहलाए फॉसिल फ्यूल्स। फिर ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं ये फैक्ट्रीज़, कि जो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ चलती हैं वो इन कोल, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, और इनमें से जो निकलने वाला धुआं होता है ना, वो धुएं से भी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में पहुंचता है।
मतलब कि अगर सिंपल मेथड से कहो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से यहाँ पर आता कैसे है, तो एक ही मेथड फोटोसिंथेसिस से, नॉर्मल एक मेथड फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। और इनके अलावा दूसरे जो कोल पेट्रोलियम ये सब हुआ उसमें भी कार्बन का प्रपोर्शन होता ही है, तो उन सब के साथ भी मिक्स होकर ये कार्बन यहाँ पर पहुँचा अर्थ पे। और वापस कैसे ऊपर जाता है कार्बन, तो ये कार्बन फिर से ऊपर जाता है। एक तो हम एनिमल्स वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स भी रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर जो फैक्ट्रियाँ गाड़ियाँ इंडस्ट्रीज़ ये सब चल रही हैं तो उनसे भी निकलने वाला धुआं वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पहुंचाता है। तो इस तरह से ये कार्बन साइकिल वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो देखो ये कार्बन साइकिल चलती रही, ये बात हुआ, लेकिन आपको पता है कार्बन का प्रपोर्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन वो नेचर में कितना है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% जितना है। कितना? 0.04% जितना। और इसमें जो है जब ये प्रपोर्शन अगर धीरे धीरे बढ़ जाए ना, कितना है 0.04%, ये भी अगर ज़रा सा भी बढ़ जाए ना तो वो एटमॉस्फेयर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ये कार्बन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वो कहलाता है कि एटमॉस्फेयर में जब कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे कोई भी कार्बन के एलिमेंट उसका प्रपोर्शन अगर बढ़ता जाए ना तो उनसे जो इफ़ेक्ट होती है ना उस इफ़ेक्ट को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो क्या होता है इनसे इफ़ेक्ट, कैसी इफ़ेक्ट होती है? तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या करता है पता है कि ये अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता रहता है, कंटिन्यूसली बढ़ाता है ये अर्थ का टेम्परेचर। एक ये बात होती है कि जब सन में से जो सोलर रेडिएशंस आते हैं ना, यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि सनलाइट जो आती है ना वो अर्थ से टकरा कर फिर से एटमॉस्फेयर में जाती है। जो सनलाइट है वो अर्थ से टकरा कर फिर से एटमॉस्फेयर में वो जाती है, और वो एटमॉस्फेयर में जाने वाली वो लाइट है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड उस लाइट को रोक लेता है। क्या होता है ये कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड या जो है ये मेनली होता है कि कार्बन के दूसरे कोई भी तरह के जो है वो ये प्रपोर्शन, कोई भी तरह के एलिमेंट कार्बन के, तो ये कार्बन उस सनलाइट को फिर से एटमॉस्फेयर में जाने से रोक लेता है और वो हीट, वो सनलाइट अर्थ पर ही रह जाती है, यहीं रह जाती है, कि जिसकी वजह से धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसे हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, या हम लोग नॉर्मल में पता है वो भी कहते हैं कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कि हर तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये किसकी वजह से? इनकी वजह से, ये कार्बन के प्रपोर्शन की वजह से, ठीक है ना। कि अगर इनका प्रपोर्शन और ज़्यादा बढ़ जाए ना तो शायद पूरे अर्थ में फिर रहना भी मुश्किल हो जाए, इतनी गर्मी अगर बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है ना। तो अब जैसे हमने ये कार्बन का भी प्रपोर्शन देख लिया, वैसे ही अब दूसरा एक साइकिल देखें तो वो साइकिल है ऑक्सीजन साइकिल। कौन सी साइकिल? ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल वो नेचर की सबसे सिंपल साइकिल्स में से है। सबसे सिंपल भी कहो या कहो तो कितनी बार थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ, दोनों कहेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। नेचर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कितना है? तो ऑक्सीजन का प्रपोर्शन नेचर में 21% जितना है। कितना है? 21% जितना। और ये ऑक्सीजन वो हर एक के लिए ज़रूरी है, हर एक के लिए ये ज़रूरी है। पता है ना, हमारे लिविंग थिंग के लिए तो ये एक लाइव गैस कहलाता है। ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन। इन्हीं ऑक्सीजन की वजह से भी हमारी बॉडी के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन जैसे मटेरियल बनते हैं, इन ऑक्सीजन की वजह से ही। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बात करें ना तो सबसे पहले ऑक्सीजन का यूज़ कैसे होता है, मतलब ऑक्सीजन कैसे यहाँ आता है और वापस कैसे जाता है, वो समझते हैं ना। कि सबसे पहले ऑक्सीजन का यूज़ कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का मेन यूज़ तो एक ही है कि दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सभी लिविंग थिंग ऑक्सीजन का ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं ना। ऑक्सीजन मेनली एक यहाँ पर कैसे आता है, तो हम सब लिविंग थिंग ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वो हमारे पास आया ना, है कि नहीं? सही बात। लेकिन सिर्फ ब्रीथिंग में नहीं,
ऑक्सीजन का और भी यूज़ होता है। ऑक्सीजन का दूसरा यूज़ होता है कंबशन के लिए। कोई भी चीज़ जब जलती हो तो भी नेचर के ऑक्सीजन का यूज़ होता है ना। ये तो आपको पता है ना, कोई भी चीज़ के जलने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसके बिना कोई चीज़ जल नहीं पाती। सही बात है ना, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है ना। इसके अलावा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए भी ये ऑक्सीजन ज़रूरी आता है। तो इस तरह से नेचर का ऑक्सीजन जब यहाँ अर्थ पर आता है ना, तो मेन तो एक रास्ता है कि ये ब्रीथिंग की वजह से। इसके अलावा दूसरे 2 रास्ते आते हैं कि कंबशन प्रोसेस से, और दूसरा कि नाइट्रोजन बनाने के लिए। एक कंबशन प्रोसेस के लिए और एक नाइट्रोजन बनाने के लिए ये ऑक्सीजन काम आता है। और ये वापस ऑक्सीजन कैसे जाता है? तो वापस ऑक्सीजन नेचर में जाने की एक ही मेथड है कि ऑक्सीजन जैसे ये सब एनिमल्स लेते हैं ना, तो एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ये प्लांट्स करते हैं, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ऑक्सीजन को फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से नेचर से आया हुआ ये जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन फिर से नेचर में पहुंच जाता है। सही बात है ना। तो ये सिंपल सी मेथड है ना, ये सिंपल सी मेथड है ना कि जो नेचर का ऑक्सीजन है वो नेचर का ऑक्सीजन यहाँ तक आया एनिमल्स के थ्रू। वो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, और प्लांट्स फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन साइकिल भी कंटिन्यूसली चलती रहती है ना। सही बात। अब इन ऑक्सीजन के बाद इनके साथ ही एक दूसरा एक पॉइंट आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट, वो है ओजोन लेयर। पता है ओजोन लेयर? ये जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन जनरली नेचर में आपको कौन से फॉर्म में मिलता है पता है? वो मिलता है आपको डायमोलिक्यूल फॉर्म में, मतलब कि O2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन के लिए आप लोग क्या लिखते हो? O2 लिखते हो ना, ऐसे मिलता है ना। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कि जो आपको O3 फॉर्म में मिलते हैं, मतलब वो ट्राई मॉलिक्यूल कहलाता है। O3 फॉर्म क्या कहलाता है? O3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स साथ में, और इस O3 को हम लोग कहते हैं ओजोन। इस O3 को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओजोन नाम देते हैं। ठीक है, कि ये जो ओजोन है ना, वो ओजोन कुछ प्रोपोर्शन के लिए थोड़ा सा जहरीला भी कहलाता है। थोड़ा सा जहरीला भी कहलाता है कि ये बात ठीक है कि ओजोन जो है वो ये काफ़ी दूर आया हुआ है, हमारे एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर में आया हुआ है। जैसे आप पहले फ़ोटो में देख रहे हो कि हमारे एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर में ये ओजोन आया हुआ है। और ये ओजोन का क्या काम है? तो इस ओजोन का काम वो सन में से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उन रेज को रोकता है ना। उन रेज को रोकने का काम इस ओजोन का है। सही बात है। लेकिन आपको पता है कि कुछ टाइम पहले कुछ करीबन 1960 के आसपास ये पता चला था कि हमारे नेचर का जो ओजोन लेयर है ना, उसमें धीरे धीरे डिप्लेशन होता जा रहा है। मतलब ओजोन लेयर टूटता जा रहा है। आप जैसे दूसरे फोटो में देख रहे हो, ये नहीं, ये जैसे लेयर एक अलग से लेयर, थोड़ी सी टूटी हुई लेयर दिखाई दे रही है, कि ऐसे ओजोन लेयर कुछ कुछ जगह पर कम होता जा रहा है। ये क्यों कम होता है? क्योंकि वो हमारी वजह से ही, कि हमारे बनाए हुए केमिकल्स जैसे कि CFC, मेन केमिकल आता है CFC, मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा बनाया हुआ मेन केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि ये जो है वो एटमॉस्फेयर में से इस ओजोन लेयर को ख़त्म कर देता है ना। ये ओजोन लेयर को ख़त्म कर देता है, और ये ओजोन लेयर ख़त्म होने की वजह से हमारे अर्थ पर ही बहुत नुकसान होता है। कहते हैं कि भाई एंटार्क्टिका जो प्लेस है, एंटार्क्टिका है, वहाँ पर इस ओजोन लेयर पे बहुत बड़े ये होल्स देखने को मिले हैं। बहुत बड़े होल्स, बहुत बड़ा गैप देखने को मिला है ओजोन लेयर में, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है।
अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गया ना तो क्या होगा कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, जैसा ये ओजोन लेयर रोकता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आती जाएगी, और ये रेज जब डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आएगी ना तो अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा, कि जैसे आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। या ऐसे समझो कि यहाँ जो लाइफ पॉसिबल है ना, फिर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, है ना। ये ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो गया तो समझो अर्थ भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। इसके अलावा भी दूसरी काफ़ी प्रॉब्लम, कि अगर ओजोन लेयर कम भी होता गया ना तो भी लोगों को स्किन कैंसर की प्रॉब्लम, आइज़ की प्रॉब्लम्स, है ना, या दूसरी कितनी सारी प्रॉब्लम्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को होती रहेगी। तो इसलिए इस ओजोन लेयर को बचाना ज़रूरी है। और क्या करना चाहिए इसे बचाने के लिए? तो इसे बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि पॉल्यूशन को जितना हो सके कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे ना उतना ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा और ओजोन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन जितना कम करेंगे उतना इस ओजोन को कम नुकसान होगा। ठीक है ना। तो इन्हें बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है ना, जैसे बराबर। तो देखो आज जैसे साइंस में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, ये जैसे चैप्टर देखा ऐसे ही अब साइंस के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।